आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ फिजिक्स जो क्लास 10 का है, जो लगातार क्लास 10 का फिजिक्स चल रहा है, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन एक टॉपिक है जिसे मैं आज लेके आई हूँ। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। ऑनलाइन फ्री क्लासेस जो चल रहा है, तो इसे अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए इससे पहले समय न गंवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक जरूरी सूचना, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसे हम सॉल्यूशन करके आप लोगों को देंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में और इसके नियमों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन का। तो हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन यह तब सच है कि जब प्रकाश एक समान घनत्व वाले एक समान माध्यम से होकर गुजरती है। परंतु प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाती है। जैसे जब कोई प्रकाश किरण हवा से कांच में जाती है या कांच से हवा में जाती है तो उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह जब कोई प्रकाश की किरण हवा में या जल से हवा में जाती है तो उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अतः प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप लोग सुन चुके। अब अगला नोट कीजिएगा। इसके फिगर के बारे में मैं आप लोग को समझा दे रही हूँ। प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी इत्यादि कार्य करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना को निम्न चित्र द्वारा समझा जा सकता है। तो चलिए मैं चित्र बना दे रही हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये है ये जो है जल है, इसे आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। ये जल है, यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण आई, यहाँ पे कोण आर। ये जल है और इसके ऊपर हवा है। क्या है? हवा है। ये जल है, इसके ऊपर हवा है। तो पहले बताए थे आप। तो चलिए इस फिगर से हम क्या निष्कर्ष निकाले? तो इसे हम लोग निष्कर्ष यही निकाले कि जो ये फिगर है इसमें प्रकाश की किरण हवा से यानी हवा से जल में तथा प्रकाश की किरण जल से हवा में जाती है, यानी जल से हवा में जाती है और हवा से जल में जाती है। तो हम लोग को ये समझ में आ गया फिगर के माध्यम से। अब ध्यान देने योग्य बात ये है, नोट कीजिएगा, नोट करके इसे नोट डाउन कीजिएगा। नोट कीजिएगा तो आप लोग को याद करने में आसानी रहेगा। ध्यान देने योग्य बात है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण अपवर्तन कोण से या तो बड़ा या तो छोटा होता है। ये मस्ट भी यही डिफिनेशन था, टॉपिक था। इसे नोट करके इसे आप लिखते चलिएगा क्योंकि ये सब एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो चलिए अब हम जानेंगे अगला टॉपिक, प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन के कारण क्या है, यानी कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कौन से कारण है। तो हम जानेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। जैसे प्रकाश का वेग हवा में 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। कितना होता है हवा में? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। हवा में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। जबकि कांच में, यानी कांच में, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। कांच में कितना होता है?
2 गुने 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। तो हम जाने कि हवा में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है और कांच में 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब इससे स्पष्ट ये होता है कि प्रकाश का वेग कांच की अपेक्षा हवा में अधिक होता है। चूँकि प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, इसलिए प्रकाश का वेग में विभिन्नता ही प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है। क्या है प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण? प्रकाश में भिन्नता ही प्रकाश के वेग में भिन्नता ही प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है। तो अब हम जानेंगे कुछ मेन टॉपिक, इसे नोट करके आप लोग लिखते चलिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नोट करके लिखिएगा। वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है अपेक्षाकृत विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम कहलाता है, लेकिन वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है अपेक्षाकृत सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम कहलाता है। तो अब हम जानेंगे अगला टॉपिक, प्रकाश के अपवर्तन के लॉ, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम को। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, इसके कितने नियम होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुख्यतः 2 नियमों के अनुसार, कितने नियमों के अनुसार? 2 नियमों के अनुसार काम करती है। ये नियम प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहलाती है, जो इस प्रकार है। पहला नियम प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम आप लोग नोट करते के लिखिएगा, नोट कीजिएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सभी एक ही तल में होते हैं। एकदम शॉर्टकट डिफिनेशन है इसका। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, ये तीनों सभी एक ही तल में होते हैं। तो याद हो गया होगा सुनते ही, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि ये नियम है कि नहीं है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और क्लास पे लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अब चलिए जानेंगे हम इसका दूसरा नियम क्या होता है। दूसरा नियम, पहला नियम तो जाने गए कि तीनों यानी सभी एक ही तल में होते हैं। अब इसका दूसरा नियम हम जानेंगे, जो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकेंड लॉ, अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। इस संबंध की खोज 1621 में स्नेल ने अपने प्रयोग द्वारा किया। इसका फलस्वरूप इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो दूसरा नियम है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दोनों के संबंध को बताता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच को, जिसकी खोज किसने किए थे? 1921 में स्नेल नामक वैज्ञानिक ने सेकेंड लॉ का खोज किए थे, इसलिए इस लॉ का ही नाम पड़ गया स्नेल का नियम, यानी स्नेल का नियम भी इसे कहते हैं, अर्थात स्नेल के नियम भी कहा जाता है। स्नेल के नियमानुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन ज्या का अनुपात किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है, अर्थात म्यू बराबर